मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न इन्वेस्टमेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम किसी एक नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे कि किसी स्टॉक के फाइनेंशियल्स ये बिजनेस को एनालिसिस किया जाता है, कैसे फंडामेंटल टेक्निकल्स को एनालिसिस करके स्टॉक को पिक किया जाता है। तो यहाँ पे भी आज हम किसी एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत सारी लर्निंग दे सकता है, जो कि आपको कोई और यूट्यूब चैनल पे मेरे को लगता है बहुत कम मिलेगी। ज़्यादातर लोग आपको एडवाइस करते हैं कि हाँ ठीक है, टारगेट आ गया, ये बाय कर लीजिए, सेल कर लीजिए, बट हम डिस्कस करते हैं पूरे फाइनेंशियल से लेके टेक्निकल से लेके पूरे बिजनेस मॉडल के बारे में। तो फटाफट चलते हैं इसकी वेबसाइट पे और जानने की कोशिश करते हैं। आज हम इस कंपनी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मीनाक्षी लिमिटेड के बारे में। देखिए, मीनाक्षी लिमिटेड जो कंपनी है, ये जो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1984 में, ये आई थी। और इसका जो काम था, ये पूरी तरह से ट्रेडिंग बेस्ड था, यानी कि पूरा एक्सपोर्ट की कंपनी थी। देखिए, एक्सपोर्ट में क्या हो जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो आप कह सकते हो जो कंपनी की जो सेल्स है, ये ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है आउटसाइड मार्केट, यानी कि आउटसाइड इंडिया के। ठीक है, तो ये सारा काम करती है एक्सपोर्ट, यानी कि इंडिया से बाहर सारा माल बेचती है, जैसे कि स्टील हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, या पैकेजिंग प्रोडक्ट हो गए। तो अगर बाहर सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि बाहर की जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी में भी वैसा ही कोई ना कोई इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी पे काम नहीं करता है, आउटसाइड इकोनॉमी पे काम करता है, यानी कि इंडिया के आउटसाइड की जो इकोनॉमी है उन पे काम करता है। तो वैसे ही स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मार्केट कैप की बात करेंगे, देखिए 900 करोड़ की कंपनी है, कि बहुत ही आप कह सकते हो मिड कैप, एक स्मॉल कैप एक कंपनी है। ठीक है, जिसका पी की बात करेंगे तो 5 का पी है। देखिए, 5 का पी कहीं ना कहीं देता है कि यार एक अंडर वैल्यूड तो है, बट लेकिन क्या ये अंडर वैल्यूड सही है कि नहीं है। ठीक है, पहली बात। देखिए, अंडर वैल्यूड सही है का मतलब क्या होता है कि बिजनेस मॉडल में क्या अभी कोई चेंजेस आया। फॉर एग्जांपल, ये पहले जो बिजनेस के जो प्रोमोटर्स थे, यानी कि जो मान के चलिए प्रोमोटर्स नहीं मानेंगे, यानी कि जो पहले जो कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट के लोग थे, क्या वो चेंज हो जाते हैं, तो क्या होता है, इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनकी नई स्ट्रेटेजीज होती है, तो वो भी एक इम्पैक्टफुल करती है। जरूरी नहीं होता कि स्टॉक का पी अगर कम है तो उसको बाय ही कर ले। ठीक है, हम बिजनेस के बारे में थोड़ा समझेंगे। यहाँ बात करेंगे करंट प्राइस की। 136 रुपये पे अभी करंट प्राइस पे मार्केट जो है ट्रेड कर रहा है। 172 का इसका बुक वैल्यूज़ है। तो अपने बुक वैल्यूज से स्टॉक का जो प्राइस है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेस आपको प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि 136 का। कंपनी 2% का डिविडेंड पे कहीं ना कहीं पे आउट कर रही है, यानी किसी ईयर पे डिविडेंड देती है और किसी ईयर पे शायद नहीं देती है, डिपेंड्स अपॉन द सेल। कंपनी जो है डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड एक एड ऑन फीचर्स है, कह सकते हो किसी तरीके का, जिसमें आपको एक एड ऑन पैसा तो मिल ही रहा है। तो यानी कि मेरे को लगता है कि अच्छी चीज़ है। आरओई की बात करेंगे तो 16% का आरओई, जो कि मेरे को लगता है बहुत बेस्ट है। ऐसा आरओई बहुत कम स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस की। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, 2011 में कंपनी 1400 करोड़ की सेल्स करती थी, बहुत बढ़िया, जिसमें 113 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो यानी कि कंपनी जो है बहुत स्टार्टिंग से ही नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। बहुत कम कंपनी होती है जो नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। नेट प्रॉफिट अगर ज़्यादा अच्छे से जनरेट नहीं होता तो स्टॉक का प्राइस भी है जो इस लेवल तक का नहीं होता। 172 स्टॉक का प्राइस होना बहुत आम बात नहीं है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। बात करेंगे सेम चीज़ की, तो कंटिन्यू कंपनी के अंदर एक अच्छी खासी सेल्स देखने को मिली है। आप देखेंगे 2018 के आसपास अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो आउटसाइड इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तो 2016 से लेकर 2018 और फिर उसको रिवाइव होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस था, यानी सॉरी नेट प्रॉफिट जो था मार्केट में, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने बहुत अच्छे से सर्वाइव किया। देखिए, आप कंपनी ने अपने मार्जिन को बहुत कम कर दिया। जो मार्जिन पहले 16% या 20% तक के थे, वो मार्जिन कंपनी ने कहीं ना कहीं 9% के आसपास, यानी कि 8% तक मार्जिन कर दिए। बट लेकिन ये मार्जिन अब जो है मार्केट जो है आउटसाइड इकोनॉमी जो सॉरी आउटसाइड इंडिया जो इकोनॉमी है, बहुत अच्छे से रिवाइव हो चुकी है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है आफ्टर पेंडेमिक भी। तो 12% का आज के टाइम पे कंपनी जो मार्जिन लेके चल रही है, और मार्जिन जो है कंपनी ने बहुत अच्छे से, जो पहला मार्जिन था, जो स्टार्टिंग का ही मार्जिन था, उसको मेंटेन किया है। और यहाँ पे जो सेल्स है, वो कंपनी ने फिर से कम बैक किया है। अब देखिए, जो पहले सेल्स थी वैसी ही सेल्स आपको देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट भी जो है आपको पहला जैसे था, जाएगी अभी का जो नेट प्रॉफिट है 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पहला भी नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 170 करोड़ का है। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, 10 करोड़ का डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यानी कि कंपनी जैसा पहले ग्रो करती थी, आज वैसी स्टेज पे आ चुकी है। मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कंपनी ने डबल प्रॉफिट बनाया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी जैसे पहले चल रही थी वैसे बनाया। कंपनी ने इतने बड़े पैंडेमिक, यानी इतने 4 5 6 साल, मुझे लगता है इस साल एक रेंज बना रहा, नेट प्रॉफिट कम से कम जनरेट हुआ। बट लेकिन ये एक अच्छा टाइम है कि स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए जो प्रॉफिट पहले जनरेट होता था, आज वो जनरेट हो रहा है, बट लेकिन आने वाले टाइम पे वो प्रॉफिट जो है बढ़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि कंपनी जो है
एक सैचुरेशन नहीं है, मार्केट बहुत स्केलेबल होता है जो स्टील सेक्टर होता है, क्योंकि स्टील की जो डिमांड है ओवरऑल हर जगह जरूरत पड़ती है। आप देखेंगे बड़े से बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती है सारी स्टील्स या आप कह सकते हो एल्यूमिनियम बेस्ड ही होती है। कंपनी के रिजर्व की बात करें, 1100 करोड़ का रिजर्व है, बहुत अच्छा मेरे हिसाब से रिजर्व है, क्योंकि जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे ज़्यादा कंपनी का रिजर्व पड़ा हुआ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बोरिंग की बात करेंगे, बिल्कुल कंपनी पर कर्जा नहीं है, 80 करोड़ का कर्जा मेरे हिसाब से नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 1100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और 80 करोड़ आपने इससे पैसा ले रखा है, तो मेरे को लगता है कि आप एक झटके में उसको दे के खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो मेरे हिसाब से जो बोरिंग है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बात करेंगे कंपनी की फिक्स एसेट, कंपनी में अच्छे खासे 150 करोड़ के फिक्स एसेट है जो मेरे हिसाब से अच्छे हैं, और 566 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। जितना स्टॉक का प्राइस है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी ने अपने आप के हाथ को जो स्ट्रॉन्ग कर रखा है, तभी मार्केट जो है ऐसे पेंडेमिक में टिक पाई और उसने कम बैक करके एक अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कंपनी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स है इसके, ये बहुत अच्छे से अपने फाइनेंशियल्स को कंट्रोल करना जानती है। इसके बाद बात करेंगे, देखिए यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। देखिए 2020 में मार्च क्वार्टर में 72 यानी कि ऑलमोस्ट 73% की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी। आज प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ के 75% की हो चुकी है, यानी कि कंपनी के ओनर्स ने क्या किया, अपने स्टॉक्स को बाय किया, क्योंकि उनको पता है भैया आज गिरा हुआ है कल बढ़ेगा। पेंडेमिक में उन्होंने क्या किया, जब उनकी सेल्स कम थी तो नेट प्रॉफिट कम था, नेट प्रॉफिट कम था तो स्टॉक का प्राइस, लोगों को लगा कि ठीक है अब नहीं बढ़ पाएगा, तो स्टॉक का प्राइस बहुत तेजी से नीचे आया। कंपनी को लगा अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने ही स्टॉक्स को उन्होंने बाय कर लिया और आज वो स्टॉक जो है कम बैक देके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो 75% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ये चीज़ को देखते हुए एफआईएस ने यहाँ पे बाई करना स्टार्ट किया, 0.2% की होल्डिंग्स बढ़ के यहाँ पे हो चुकी है 0.5% की। यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है। आने वाले टाइम पे मुझे लगता है एफआईएस की होल्डिंग और ज़्यादा बढ़ सकती है, 2 से 3% तक जा सकती है। क्यों जाएगी अभी हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे। 25% के आसपास आपको पब्लिक की इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी। पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग जो पहले थी उससे कम हुई है, क्योंकि उनको लगा स्टॉक का प्राइस नीचे गया अब दोबारा नहीं जाएगा, बट लेकिन जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, हम इसको कम बैक करके बहुत बढ़िया एक मल्टीपैकर कंपनी भी बना सकते हैं और चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको पता था, तो उन्होंने अपने स्टॉक्स को दोबारा बाय किया और यहाँ पे एक अच्छी पोजिशन बनाई। बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू की। देखिए ट्रेडिंग व्यू का ये चार्ट है मीनाक्षी लिमिटेड का। ठीक है, 1 डे पे हमने चार्ट लगा रखा है। एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार हम कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें आपको ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहा। एक बार हम इसको मंथ पे चलते हैं और एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका स्टॉक का प्राइस जो है काम किया। बात करेंगे, देखिए जब कंपनी जो लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर उस दिन से लेकर लगातार कंपनी लगातार नीचे गिरी है। करंट अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें और देखेंगे, आप देखिए इस प्राइस पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है लिस्ट हुआ था, ओपन हुआ था। इस प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट यहाँ तक गया, ऊपर तक गया उस सेम मंथ। ठीक है, सेम मंथ तक की मंथली कैंडल है, 210 रुपये का इसका मंथ तक क्या था। उसके बाद जो कंपनी जो है लगातार मेरे को लगता है हर मंथ नीचे गिरती गई और कंपनी ने आके एक बार अपना लो बनाया 24 रुपीज़ पे। 24 रुपीज़ पे आके लो बनने के बाद कंपनी थोड़ा सा सैचुरेशन किया, यहाँ पे लगभग 7-8 महीने इस पॉइंट पे बना रहा। अगर आप देखेंगे ये कंसोलिडेशन फेज होता है, जहाँ पे एक ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कंपनी जो है इस लेवल पे कितना सस्टेन कर रहा है। जितना देर तक यहाँ पे सस्टेन करेगा उतना ही चांस बनते हैं कि उतना ही अच्छा सपोर्ट क्रिएट होता जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा क्रिएट हुआ, बट लेकिन अगले ही मंथ इसको तोड़ के नीचे आ गया, तो ये एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेवल बना। उसके बाद मार्केट के अंदर बाइंग बना, यानी यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई मार्केट के अंदर। फिर मार्केट ने अच्छा खासा एक बाउंस बैक दिया और इस प्राइस तक गया। इस प्राइस पे आने के बाद कंपनी ने यहाँ से रिजेक्शन खाया, ये प्राइस लेंगे हम, सॉरी ये नहीं, हम ये प्राइस लेंगे क्योंकि हम मार्केट ने इसको नहीं तोड़ा। ठीक है, ये प्राइस है। ठीक, उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे देखिए एक बहुत तगड़ी तरह सप्लाई आई। ठीक है, सप्लाई आने के बाद मार्केट दोबारा नीचे आया, सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लोगों को लगा कि इस प्राइस पे आएगा, यहाँ पे बाई करेंगे, बट लेकिन इतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई मार्केट के अंदर कि मार्केट जो है ऊपर ही ऊपर से यहाँ से ये डिमांड रेंज और सप्लाई रेंज के अंदर यानी कंसोलिडेशन फेस में बहुत देर तक बना रहा, काफ़ी सालों तक बना रहा। आप देखिए 2011 में इसमें आया था, 2011 अगस्त में, और 2013 ऑलमोस्ट अगस्त में ही यहाँ से निकला है। ठीक है, तो यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल इस रेंज में बना रहा। उसके बाद दोबारा ऊपर गया, तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूटा। अब देखिए कितना तगड़ा ये रेजिस्टेंस लेवल है कि 1 महीने के अंदर ही इतनी बड़ी विग बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनी और दोबारा सेम लेवल पे धीरे धीरे करके आपको आप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि आप अगर देखेंगे यहाँ से अब मार्केट में धीरे धीरे करके छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए, यानी कि छोटे धीरे धीरे डिमांड क्रिएट होते हुए दोबारा इस लेवल पर आया है। तो यानी कि अब हमें देखना है कि इस लेवल पर होगा क्या। ये एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। आप अगर देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, अब दोबारा मार्केट जो है इस लेवल पे आ चुका है। तो देखिए हमने यहाँ पे
आप में से कई लोगों ने शायद हो सकता है इसको ऑब्जर्व ना किया हो इस लेवल पे। तो यानी कि हम यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं, ठीक है, बाय और सेल करने नहीं आए। अब आप यहाँ से क्या सीख सकते हैं, अब हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि दोबारा इस लेवल पे आया है, अगर इस मंथली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए ये कैंडल बन चुकी ग्रीन वाली, ठीक। अगर ये कैंडल जो है इस मंथ की यानी कि फैब की मंथ की इसके ऊपर बनती है, यानी कि इससे बड़ी बनती है, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट, अगर ये यहाँ पे कहीं कहीं इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। जैसे ही मार्च का महीना स्टार्ट हुआ, नहीं फैब है, मार्च का महीना स्टार्ट होता है, जैसे ही आपको यहाँ कहीं लेवल पर आपको देखने को मिलता है, इस लेवल का रेंज आप देख लीजिए 133 रुपीज़ का देखने को आपको मिलता है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। देखिए हमारा पहला टारगेट तो जैसे एज ऑब्वियस ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए पहले जो सेल्स थी मार्केट ने दोबारा वही सेल्स करी है, तो दोबारा पहले जो टारगेट था वही टारगेट हमारे ही टारगेट माने जाएंगे, जो पहले जो रेंज थी प्राइस रेंज वही माना जाएगा। तो पहला टारगेट तो यही होगा। अब हम समझ लेते हैं कि टेक्निकल क्या कहता है, कि भैया क्या आपके टारगेट होंगे, ऐसे नहीं है ना, ठीक है, क्या आपके टारगेट होंगे ये आपको टेक्निकल बताएगा। तो टेक्निकल ने बोला, यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो टेक्निकल ने बोला कि एक्चुअल में आपका टारगेट ये होगा, ठीक है, एक्चुअल में आपका टारगेट ये होगा, 80% का आपका गेन होगा। हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो टेक्निकल बोल रहा है भैया आपका 82% का टारगेट होगा, फाइनेंशियल के हिसाब से ये आपका टारगेट होगा। तो टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल की हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, पहला टारगेट हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। वो हमारा टारगेट कितने परसेंट का गेन हो सकता है, देखिए इसी प्राइस पे हमें बाय करना है। देखिए आप अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप सोचेंगे कि यार जब इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे ही रहा है, बड़ी कैंडल तो बनती जा रही है। देखिए ऐसा होता नहीं है, जितनी बड़ी अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, अभी मंथ तो स्टार्ट ही हुआ है, ये जितनी देर से ऊपर गया उतनी देर से नीचे आ सकता है। तो जब ये नीचे आएगा तो हम यहाँ पे कहीं बाय कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत अच्छा रजिस्ट्रेशन सपोर्ट लेवल है, इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंथ अभी कंटिन्यू है, मैं अभी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। अभी हम बस ये डिस्कस करेंगे कैसे हम कहाँ बाय कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग यहाँ पे देता है तो यहाँ पे नहीं बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा ये वाला, इसमें जो टारगेट होगा 210 रुपये का, जिसमें हमारा गेन होगा 56% का। दूसरा हमारा टारगेट हो सकता है ये 243 रुपीज़ का, जिसमें हमारा टारगेट हो सकता है 82% का गेन। तो ऐसे ही हम किसी स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें भी कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आपको इसके ऊपर और डीप एनालिसिस चाहिए, टेक्निकल या फाइनेंशियल, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डीप वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे मेरे चैनल पे, तो आपको यहाँ पे लर्न इन्वेस्टमेंट हमारा चैनल मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप फर्दर वीडियोज़ और देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।